हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 4, जिसमें आर्टिकल 36 से 51 को पूरी तरह से कवर करेंगे, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इससे पहले हमने भाग 3 को कवर किया है। तो क्या कहता है भाग 4? ये कहाँ से लिया गया? ये आयरलैंड से लिया गया है। इसे सेकंड मूल अधिकार भी कहा जाता है, जो पूरी तरह से सरकार का कर्तव्य है। जैसा कि आप जानते हैं, भाग 3 पूरी तरह से नागरिक पर डिपेंड था और भाग 4 जो है वो किस पर डिपेंड है दोस्तों? भाग 4 सरकार पर डिपेंड है। ये एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी मर्जी से देती है। प्रोकेटी शाह ने ऐसा बताया इसके बारे में। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। इस पर सरकार की इच्छा और आर्थिक सामर्थ्य निर्भर करता है। इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। सरकार चाहेगी तो लागू करेगी, सरकार चाहेगी तो नहीं लागू करेगी। जैसे लाडली लक्ष्मी बहना, ये जो योजना है, सरकार ने चाहा तो लागू किया, सरकार चाहती तो लागू नहीं करती। 36 कहता है राज्य की परिभाषा। इसके अंतर्गत राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य इन सब तत्वों को जनता तक पहुंचाएगी। मतलब यदि राज्य को लगा कि ये वाली चीज़ें जनता को देना चाहिए तो वो देगी, जिससे कि लाडली लक्ष्मी योजना। 37 कहता है न्यायालय में अपरिवर्तनीय। ये तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय वाद योग नहीं, इसके लिए कोई कोर्ट नहीं जा सकता। ये पूरी तरह राज्य की इच्छा पर है। यदि राज्य चाहेगा तो फिर ऐसी योजना देगा, अन्यथा नहीं। 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि। राज्य जनता के कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। यदि राज्य चाहेगा तो सामाजिक तौर पर या फिर आर्थिक तौर पर या फिर राजनीतिक तौर पर ऐसा कुछ भी सुनिश्चित कर सकता है। और 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। राज्य अपनी नीति में स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना सुनिश्चित करेगा। स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं करेगा। 40 में ग्राम पंचायत का संगठन राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा और उन्हें शासकता शासन की शक्ति देगा। 40 इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पंचायतों के बारे में बोला गया है। 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता विशेष परिस्थिति जैसे बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी में नागरिक को काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार होगा। इनमें कुछ समझाने लायक नहीं है दोस्तों, जहाँ मुझे लगा समझाना चाहिए मैं समझाऊंगी। मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता, काम करने की जगह पर न्यायसंगत व मानवोचित माहौल हो तथा महिलाओं को प्रसूति सहायता मातृत्व लाभ मिले, जिसे आंगनबाड़ी वगैरह में दिया जाता है, उस प्रकार का आप देख सकते हो। कई सारी राज्य सरकारें जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके लिए काफ़ी सारा काम करती हैं। 43 कहता है निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग। मजदूर को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उचित मजदूरी मिले और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। ये भी सरकार का कर्तव्य है दोस्तों। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता यूसीसी के बारे में बात करता है। पूरे देश के सभी नागरिक के लिए एक समान नागरिक कानून लागू करने का प्रयास करता है। मतलब सभी नागरिक एकदम समान रूप से रहें। आर्टिकल 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए शुरुआती देखभाल और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करना। कई सारे राज्य इस बात पे भी ध्यान देते हैं कि 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए शुरुआती देखरेख करें और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करें। आर्टिकल 46 क्या कहता है? दुर्बल वर्गों का हित, SC ST और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। जैसे हम देखते हैं कई सारी श्रमिक योजना चल रही हैं जो कि दुर्बल वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। उनको उनके राशन कार्ड बना दिए गए हैं, उनको राशन दिया जाता है। ये सभी इसी आर्टिकल के तहत आती हैं। आर्टिकल 47 स्वास्थ्य व पोषाहार। लोगों को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर में सुधार करना व नशीली दवाओं जैसे शराब वगैरह पर भी प्रतिबंध लगा देते हैं कुछ राज्य, कि यहाँ पर शराब, कुछ राज्य ने तो शराब को एकदम टोटली बंद कर दिया है। ये इसी आर्टिकल के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 48 क्या कहता है? कृषि व पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देना तथा गाय, बछड़ों व दुधारू पशु के वध पर रोक लगाना। आप देखते हैं कई सारे राज्य एकदम स्टिक हैं इस बात को लेकर कि गाय बछड़ों का वध नहीं किया जाएगा। यूपी सरकार को ही ले लो, वहाँ पर गाय को
बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। तो आप देखो 44 हो, 45, 46, 46, 48, ये आर्टिकल वही आर्टिकल हैं दोस्तों जो हम अपने आसपास देखते हैं। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन को कुछ चीज़ें देना, कुछ राहत देना, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना, आंगनबाड़ी वगैरह खोलना, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना, ये सारी के सारे यहीं से लिए गए हैं। 49 राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारक और स्थानों का संरक्षण करना। मतलब हमारे देश के जो भी पुरातत्व हैं उन सब का संरक्षण हमारे राज्य की जिम्मेदारी होगी, आर्टिकल 49 कहता है। 50 क्या कहता है? 50 आप 50-50 से याद रख सकते हैं। जैसे कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, 50-50 कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा गया है। अब आता है 51। 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति। मतलब आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखें और विदेशों के साथ अपने जो संबंध हैं उनको सम्मानपूर्वक रख सकें, विदेशी नीति को सही से अपनाएं। आज हमने आर्टिकल 36 से 51 को पूरी तरह कवर किया है। हमारे 395 आर्टिकल में से 51 आर्टिकल कंप्लीट हो गए हैं। आई थिंक आपको सारी क्लासेस बढ़िया समझ आ रही होंगी। मैं हर भाग को डिटेल में समझा रही हूँ क्योंकि शुरू के जो भाग हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, परीक्षा के हिसाब से भी। और जैसे आप नागरिक हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं आसपास वो किस आर्टिकल के तहत आ रही हैं। देखा जाए तो पॉलिटी उतना बुरा सब्जेक्ट नहीं है यदि आप खुद से जोड़कर इसको पढ़ोगे, खुद से रिलेट करोगे और आसपास चीज़ों को देखोगे कि कैसे कैसे किस चीज़ को किस आर्टिकल के तहत लिया गया है, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है, जैसे पहले भाग और फिर भाग के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आ रहे हैं उनको एक्सप्लेन करना, तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। अब भाग 5 को पढ़ेंगे जिसमें पूरा का पूरा केंद्र सरकार को लिया गया है। और जैसे ही आप भाग 5 को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर लिया है, क्योंकि भाग 5 पूरे के पूरे जो हमारे केंद्र सरकार है उसको कवर कर लेता है। सो थैंक यू गाइस।